बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्यूरल डाइन का जो इशू अफ़गान गवर्नमेंट तालिबान खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान के बाद अनासर वो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत ही संगीन ख़तरा बनकर उभरने वाला है। अगरचे पाकिस्तानी गवर्नमेंट और फ़ौज अफ़गानिस्तान के हुक्मरानों से और तालिबान से राब्ते करके मामलात को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि मामला वक्ती तौर पर ठंडा हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये मामला उठा क्यों है, जबकि तालिबान जिस बॉर्डर को ड्यूरल लाइन कहते हैं, दरअसल वो तस्लीम शुदा बॉर्डर है। जैसा कि ISPR ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजा तौर पर कहा कि इसको दुनिया के तमाम ममालिक ने सरहद तस्लीम किया है। और इस दौर में ये बात भी पहलू ब पहलू तस्लीम की जा रही है कि जो सरहदें बन चुकी हैं उनकी सैंक्टिटी पामाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो चुनाचे ये जो पाकिस्तान का अफगान का बॉर्डर है, ये मुसलमा तस्लीम शुदा बॉर्डर है। आज से नहीं बल्कि ये अंग्रेज़ों के दौर से तस्लीम शुदा है। मैं इसके दो पहलुओं पर बात करूँगा। एक तो ये है कि ड्यूरल लाइन है क्या और ये तनाज़ा क्या है, और दूसरा ये है कि अब इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिशें कौन कौन से अनासर कर रहे हैं और उनको क्या हिमायत हासिल है, उनका मामला कहाँ तक पहुँचा है और उसमें पाकिस्तान की क्या कमजोरी है। नाज़रीन, ये ड्यूरल लाइन का वजूद हुआ था 1893 में। उस वक्त इत्तफाक की बात है कि अफगानिस्तान में उस वक्त जो हुकूमत थी वो उस वक्त भी अमारत कहलाती थी और आज भी जो हुकूमत है वो भी अमारत ही कहलाती है। और बीच में कई दौर आए जब बाद में बादशाह आए और उसके बाद फिर इनकलाब आ गया, सरदार दाऊद आ गए, फिर कम्युनिस्ट इनकलाब आते रहे, रूस अफगानिस्तान पर काबूज हो गया। तो यानी एक अमारत में जो मसला हल हुआ था वो दूसरी अमारत में पैदा हो गया। ये तब की बात है जब अफगानिस्तान पर अमीर हुकूमत थी। तो जो उससे पहले वाक़यात होते रहे जिसका जिक्र मैं मुख्तसर तौर पर सरसरी तौर पर करूँगा। अंग्रेज़ों और इनके दरमियान एक समझौता हो गया काफ़ी झड़पों के बाद और काफ़ी तनाज़ात के बाद। उसमें ये तय हुआ कि अंग्रेज़ों ने जो हदबंदी की है अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, उसे बॉर्डर तस्लीम कर लिया जाए। चुनांचे 1893 में ये एक मुआहदा हुआ जिसमें अफ़गानिस्तान की तरफ से अमीर और अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से मॉर्टिमर ड्यूरंट, ये इनका डिप्लोमेट था, सिफारतकार था, जिसको इन्होंने नुमाइंदा बनाकर भेजा और इन दोनों ने दस्तखत किए। तो इस माहदे में ये साफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि दोनों मुल्क यानी अमारत अफगानिस्तान और इंडिया की बरतानवी हुकूमत, जिस ज़माने में ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, दोनों हुकूमतें, दोनों मुल्क इस ड्यूरल लाइन को बैनुल-अक़वामी बॉर्डर तस्लीम करते हुए इसका एहतराम करेंगे और इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। ये माहदा कभी भी कैंसिल नहीं हुआ और 1893 से लेकर आज तक इसको सरहद ही माना जाता है। हुआ सिर्फ ये था, वहाँ बादशाहत आ गई। वैसे अमीर खां भी बादशाह ही था, लेकिन वो अपनी बादशाहत को अमारत कहता था। उसके बाद बाकायदा बादशाहत डिक्लेयर हो गई। तो जब 70s के आखिर में सरदार दाऊद एक फौजी अफसर था, उसने आखिरी बादशाह ज़हर शाह का तख्ता उलट दिया और वहाँ अपनी आज़ाद हुकूमत बना ली। तो उसने ये ऐलान किया कि बादशाहत का मुआहदा भी ख़त्म। तो उसने ड्यूरल लाइन का जिक्र छेड़ा। लेकिन फिर पाकिस्तान में इसी दौरान पहले भुट्टो साहब थे, फिर उसके बाद ज़िया उल हक साहब आ गए। दोनों की कोशिशों से कुछ मुसलमान मुल्कों को भी शामिल किया गया। ये मसला ज़्यादा उठने नहीं दिया गया। उसके फ़ौरन बाद सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया और ये ड्यूरल लाइन का मसला जो था वो दब गया। और बल्कि इसकी बजाय ये हुआ कि ये बॉर्डर ही ख़त्म हो गया। अमलन पाकिस्तान के पश्तून इलाके और अफगानिस्तान के पश्तून इलाके मिल गए और यहाँ से अफगान मुजाहिदीन की आज़ादाना आमदोरफ्त इधर से उधर और उधर से इधर होती रही और ये सिलसिला तवील अरसे तक जारी रहा। अमलन ये बॉर्डर ख़त्म हो गया। फिर पिछले दौर में जब राहिल शरीफ थे आर्मी चीफ, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद पर, क्योंकि माजी के सिलसिले बंद हो गए थे, अफगान जिहाद भी पुराना हो गया था, जिहाद को फिर दहशतगर्दी का नाम दे दिया गया, तो फिर रास्ते खुल गए थे, उनको फिर से बंद करने के लिए बाड़ लगाने का फैसला किया गया। तो नाज़रीन, ये ड्यूरल लाइन की ज़रूरत क्यों पेश आई अंग्रेज़ों को, इसका पस मंज़र तो ज़ाहिर है खासा लंबा है, लेकिन मैं एक फिक्रे में बात ख़त्म करूँगा कि अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इलाके वाक़े हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान में शामिल हैं, ये मुख्तलिफ अदवार में दोनों मुल्कों में साइड बदलते रहे। कभी ये अफगानिस्तान का हिस्सा होते थे, कभी इंडिया के हिस्सा होते थे। मसलन जब मुग़लों ने फतूहात शुरू की तो उनकी हुकूमत अफगानिस्तान और बल्कि अज़बकिस्तान के जनूबी इलाका जो वहाँ से लेकर अफगानिस्तान, मौजूदा जो पख्तूनख्वा सूबा सरहद था साहब का, वहाँ
और पंजाब और दिल्ली तक इनकी बादशाहत कायम होती थी। तो गोया कि दिल्ली से लेकर काबुल तक एक ही मुल्क हुआ करता था, और हेड क्वार्टर चूंकि दारुस्सुल्तनत चूंकि दिल्ली में था, लिहाजा पेशावर और काबुल दोनों इंडिया की गवर्नमेंट का हिस्सा तस्वर होते थे। फिर बाद में ये अफगानिस्तान में शामिल हो जाते थे, और इंडिया की जो हुकूमत थी, मुगलों की हो या किसी और की हो, वो कभी दरियाए अटक के इस पार महदूद हो जाती थी, कभी दरिया अटक के उस पार चली जाती थी। जब मुगलों की हुकूमत ख़त्म हुई तो हिंदुस्तान में तकसीम का अमल शुरू हुआ, और मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग रजवाड़े और बादशाहतें और रियासतें कायम हो गई। तो उसी अफरा तफरी से फ़ायदा उठाकर पंजाब में सिखों ने पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया। पूरे पंजाब से मुराद ये है कि मौजूदा पाकिस्तानी मगरबी पंजाब और इंडिया का सारा मशरकी पंजाब में, जिसमें उस वक्त हरियाणा और हिमाचल और दिल्ली का इलाका भी शामिल था। जनूब में सिंध के बॉर्डर तक, और शुमाल में पूरा कश्मीर और तिब्बत के बॉर्डर तक का इलाका रंजीत सिंह के पास चला गया। और रंजीत सिंह ने फिर दरियाए सिंध के पार हमले करके पेशावर शहर को और दरियाए सिंध के मगरबी किनारे की 5 या 10 मील चौड़ी पट्टी जो दरिया के साथ साथ है, उसको भी पंजाब में शामिल कर लिया। चुनाचे जब अंग्रेज़ों ने ये सिखों की हुकूमत ख़त्म की तो पेशावर समेत ये इलाके जो थे ये उनको खुद ब खुद मिल गए, यानी पूरा पंजाब मिल गया और पेशावर भी मिल गया। और उसके साथ ही 1891 में फिर अंग्रेज़ों ने मज़ीद जलगार की और कबायली इलाके और गिलगित बल्तिस्तान चतराल का इलाका भी हिंदुस्तान की हदूद में शामिल कर लिया। इसमें यह था कि उस वक्त तक न सिर्फ ये है कि मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा पेशावर को छोड़कर, बल्कि बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा और सिंध का कुछ मगरबी हिस्सा भी अफगानिस्तान के अमलदारी में था। लेकिन अंग्रेज़ों ने फिर वो पेशरफ्त की और ये इलाके उनसे छीने, और अमीर खां को पता चल गया कि वो अंग्रेज़ों की मुज़ाहमत नहीं कर सकता इस इलाके में, तो वो ट्रूस पर आमादा हो गया। अच्छा, अब इस बहस को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है कि अमीर ये फैसला मजबूरी में किया, मसलहत में किया या खुशी से किया। जैसे भी किया, एक मुआहदा हुआ ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट के और अफगानिस्तान की अमारत के दरमियान, जिसको दोनों ने तस्लीम किया और वादा किया कि इस सरहद की पासदारी की जाएगी, और जिसको बाद के अदवार में तकरीबन 1893 से लेकर 1980 तक, आप 90 साल समझ लीजिए कि 90 साल तक इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। अफगानिस्तान भी इसको मानता रहा, और पाकिस्तान, क्योंकि 1947 में पाकिस्तान बन गया तो ये इलाका पाकिस्तान का हिस्सा बन गया उस नक्शे की रूह से, बलूचिस्तान समेत। तो उसके बाद भी 1980 तक इस लाइन को किसी हुकूमती सतह की तंजीम ने चैलेंज नहीं किया, ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, और ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बाहर। अलबत्ता इस दौरान इंडिया की तरफ से गैर सरकारी तौर पर यह शोशा ज़रूर छोड़ा गया कि ये ड्यूरल लाइन जबर के आलम में बनाई गई थी, पुख्तूनस्तान ग्रेटर पुख्तूनस्तान बनना चाहिए। ग्रेटर पुख्तूनस्तान से मुराद पुख्तूनख्वा मौजूदा और अफगानिस्तान का पश्तून इलाका और बलूचिस्तान का पश्तून इलाका जो कोयटा से नीचे तक फैला हुआ है। तो नाज़रीन, ये फितना ख़त्म हो गया था, लेकिन जब तालिबान की हुकूमत आई तो उन्होंने खुदा जाने क्या सोच है उसकी तशरीह बाद में हम करेंगे किसी दिन, कुछ मालूमात लेकर। कुछ अंदाज़ा है कि वो समझते हैं कि मजहबी एतबार से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पश्तून एक ही इकाई हैं, तो इसकी बुनियाद पर उन्होंने ये ड्यूरल लाइन का मसला छोड़ दिया, और वो अब सरेआम ये एलानिया कहते हैं कि हम बाढ़ को नहीं मानते। कल भी जो अफगानिस्तान की हुकूमत का बयान आया है कि हम बाढ़ का मसला सिफारती तौर पर हल कर लेंगे, इसका मतलब ये है कि वो ये ऐलान कर रहे हैं कि हम बाढ़ को तस्लीम नहीं करते। वरना उनका बयान यूँ होना चाहिए था कि बाढ़ उखाड़ने के मसले पर जो गलतफहमी हुई है वो हम दूर कर देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि बाढ़ का मसला सिफारती तौर पर हम हल कर लेंगे। मतलब ये है कि ये बाढ़ नहीं होनी चाहिए, तो हम सिफारती तरीके से इसका वजूद जो है वो गलत साबित कर देंगे और मसला हल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तालिबान के अंदर और ख़ुद TTP के अंदर ये सोच अब फ़रोग़ पा गई है कि ड्यूरल लाइन को ख़त्म कर देना चाहिए। और इस लाइन में, जैसे कि मैंने पहले भी 1-2 मरतबा ये तशवीश के साथ जिक्र किया था कि पाकिस्तानी इलाके में भी पश्तूनों की एक तादाद ऐसी बड़ी पैदा हो गई है जिसमें तालिबान के हामी अनासर भी शामिल हैं, और वो अनासर भी जो कट्टर किस्म के पश्तून कौम परस्त है। मैं किसी की कौम परस्ती पर एतराज़ नहीं कर रहा, ये एक अमर वाक़े के तौर पर बता रहा हूँ कि तालिबान और पश्तून कौम परस्त जो सख्त गिर किस्म के हैं, वो इस सोच के हामी हैं कि इस बॉर्डर को ख़त्म होना चाहिए।
پشتون علاقے کا بارڈر جو ہے وہ دریائے اٹک تک ہے شمال میں، اور جنوب میں کوئٹہ سے نیچے تک ہے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ چاغی کا علاقہ بھی۔ اور اس کا ثبوت میرے پاس ان کا وہ جو نقشہ تقسیم کر رہے ہیں نیٹ پر موجود ہے۔ میں وہ نقشہ اس میں نہیں دکھا سکتا اور مجھے دکھانا بھی نہیں چاہیے۔ افغانستان کا نقشہ جو جاری کیا گیا اس میں پشاور، چترال، سوات، ہزارہ، پشاور اور نیچے کوئٹہ سے لے کر بحیرہ عرب کے ساحل تک سارا بلوچستان۔ یہ بھی ایک مزے کی بات ہے کہ بلوچستان میں تو، جنوبی بلوچستان میں تو بلوچوں کی اکثریت ہے، اس کا تو نہ پشتونوں سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ان کا کوئی ڈیورل ڈین سے تعلق ہے، لیکن یہ ایک بدنیتی کی بنیاد پر نقشہ جاری کیا گیا ہے۔ اس نقشے میں دونوں صوبے مکمل طور پر افغانستان کی حدود میں دکھائے گئے ہیں، لیکن میں آپ کو وہ نقشہ دکھاتا ہوں جو 1891 میں برٹش انڈیا کا تھا۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دریائے سندھ کے مغرب سے لے کر جتنا علاقہ ہے اور نیچے بلوچستان کا جتنا علاقہ ہے یہ سب افغانستان میں شامل کیا گیا تھا، اگرچہ بلوچستان میں اس وقت بھی علاقائی سطح پر رجواڑے قائم تھے جن کو خانیٹ کا نام دیا گیا تھا۔ خانیٹ یعنی خان سے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جن کو انگریزوں نے خانیٹ کا نام دیا۔ بلوچی میں شاید وہ کچھ اور کہتے ہوں گے، لیکن بہرحال خان کا لفظ کامن تھا، خان کے لفظ سے خانیٹ۔ تو یہ نقشہ آپ دیکھ لیجئے، اس نقشے کی بنیاد پر یہ سازشیں ہو رہی ہیں، اور تشویش کی بات یہ ہے کہ طالبان بڑے پر اعتماد ہیں کہ اب ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، حالانکہ یہ ان کی اس لیے یہ استدلال غلط ہے کہ انہوں نے امریکہ کو شکست نہیں دی۔ امریکہ کی فوج جب تک موجود رہی طالبان کسی بھی شہر پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ طالبان کو فتح اس وقت ملی جب امریکہ نے افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے بعد جو تھی یہ اشرف غنی کی حکومت تھی بے دست و پا ہو گئی، اور اس کے سارے فوجی اسے چھوڑ کر یا تو فرار ہو گئے یا طالبان سے مل گئے۔ لیکن طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم نے امریکہ کو شکست دے دی، اب ہمارے سامنے اور کون ہے۔ اور تشویشناک بات دوسری یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوا کرتا ہے، تو طالبان اس مسئلے میں مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کی مدد بھی لے لیں گے، اور انڈیا تو بے چین ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور صرف انڈیا ہی نہیں ہے، کچھ اور ملک بھی ہیں جو اس مسئلے میں طالبان کی حق کو ہلاشگی دے سکتے ہیں۔ تو آنے والے دن پاکستان کے لیے پریشانیوں سے بھرے ہوئے ہیں، معیشت ختم ہو چکی ہے، اور اب اس پر کیا کہا جائے کہ جنگ کرنے کے لیے معیشت کی جو ضرورت ہے وہ وہی ہے جو انسان کو چلنے پھرنے کے لیے جسم میں دوڑتے ہوئے خون کی ہوا کرتی ہے۔ خدا ہم پر رحم کرے اور آزمائشوں سے بچائے اور طالبان کو بھی عقل دے۔ ناظرین، اسی پر خدا حافظ۔